रिकॉर्ड्स में दर्ज है और कुछ लोगों की खामोशी में आज भी दफन है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिस्टर और आप सुन रहे हैं मिस्टर के हॉरर स्टोरी। कुछ जगहें वक्त के साथ पुरानी नहीं होती, वो जहरीली हो जाती हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि दीवारों के पीछे सिर्फ ईंट और सीमेंट है, लेकिन कभी-कभी उन दीवारों में सिसकियां और आखिरी सांसें कैद रह जाती हैं। आज की ये कहानी काल्पनिक नहीं है, ये आपबीती है उस इंसान की जिसने मौत को बहुत करीब से देखा, या शायद मौत ने उसे छूकर छोड़ दिया। अगर आप अकेले हैं तो दरवाजा बंद कर लीजिए, क्योंकि ये कहानी सुनने के बाद आप अपने कमरे में अकेले नहीं रहेंगे। बात पिछले साल अक्टूबर की है। मेरा नाम आर्यन है और मैं एक मार्केटिंग फर्म में काम करता हूं। काम के सिलसिले में मुझे अक्सर छोटे शहरों के दौरे करने पीडीडीएचते हैं। उस रात बहुत तेज बारिश हो रही थी और मेरी कार का टायर पंचर हो गया। हाईवे के किनारे एक पुराना 2 मंजिला लॉज दिखा, द हेवन रेजिडेंसी। नाम के उलट वो जगह कहीं से भी जन्नत नहीं लग रही थी। लोहे का भारी दरवाजा चरमराते हुए खुला। रिसेप्शन पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जिसकी आंखें पत्थर जैसी सफेद थीं। उसने बिना मेरी तरफ देखे रजिस्टर आगे बढ़ा दिया और एक भारी चाबी थमाते हुए कहा, 3री मंजिल, कमरा नंबर 302। रात को दरवाजा अंदर से बंद रखना और चाहे कुछ भी सुनाई दे, बाहर मत झांकना। मैंने उसकी बात को बुढ़ापे का वहम समझा और सीढ़ियों की तरफ बढ़ा का ही कहा गया। गलियारा लंबा और अंधेरा था। सीलन की एक अजीब सी गंध हवा में तैर रही थी, जैसे कोई चीज बहुत दिनों से सडी पढ़ा रही हो। मैंने 302 का ताला खोला। कमरा साधारण था। एक पुराना पलंग, एक अलमारी और सामने की दीवार पर एक आदमकद आईना। थकावट की वजह से मैं जल्दी सो गया, लेकिन रात के करीब 2:15 बजे मेरी नींद अचानक खुल गई। कमरे में बहुत ठंड थी, इतनी कि मेरी सांसें धुएं की तरह दिख रही थीं। तभी मुझे सुनाई दिया, टप टप टप। बाथरूम का नल खुला था। मैं उठा और उसे बंद कर दिया। जैसे ही मैं मुद्दा, मुझे लगा जैसे कोई दीवार के कोने में खड्डा है। मैंने टॉर्च जलाई तो वहां कोई नहीं था, पर एक अजीब बात हुई। दीवार पर लगी घद्दी 2 पर रुक चुकी थी। मैंने उसे ठीक करने की कोशिश की, पर उसकी सुइयां जैसे किसी ने जाम कर दी थीं। उस रात मुझे लगा जैसे कोई पूरी रात मेरे बिस्तर के पास बैठकर मुझे सोते हुए देख रहा है। डर का बढ़ता स्तर, बैकग्राउंड में हल्की सिसकियां। अगले दिन मेरा काम खत्म नहीं हुआ, इसलिए मुझे एक रात और रुकना पड़ा। शाम ढलते ही उस लॉज का माहौल भारी होने लगा। रात को जब मैं बेड पर लेटा तो मुझे बगल वाले कमरे से सिसकने की आवाज आई। कोई लदद की बहुत धीमी आवाज में रो रही थी। मैंने सोचा शायद किसी को मदद की जरूरत है। मैं दीवार के पास गया। सिसकियां अब साफ सुनाई दे रही थीं। अचानक वो रोना बंद हो गया और एक ठंडी फुसफुसाहट सीधे मेरे कान के पास आई। क्या तुम मुझे देख सकते हो? मैं उछलकर पीछे हटा। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। डरते हुए मैंने सामने के आईने की तरफ देखा। आईने में मेरा बेड दिख रहा था, कमरा दिख रहा था, लेकिन मेरा अपना अक्स गायब था। आईने में मैं खुद को नहीं देख पा रहा था, लेकिन वहां मेरे पीछे एक धुंधली सी परछाई खड्डदी थी, जिसके बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे। जैसे ही मैं पीछे मुद्दा, वहां कोई नहीं था। मैं पूरी रात लाइट जलाकर बैठा रहा, पसीने से तरबतर, हाथ में हनुमान चालीसा लिए। क्लाइमैक्स तेज और डरावना संगीत। 3री रात मेरी आखिरी रात थी और शायद जिंदगी की भी आखिरी रात हो सकती थी। मुझे तेज बुखार था, हिलने की हिम्मत नहीं थी
रात के ठीक 2 बजे कमरे का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुला। बाहर गलियारे में कोई नहीं था, लेकिन गीले पैरों के निशान कमरे के अंदर आने लगे। वो निशान मेरे बिस्तर तक आए और रुक गए। चादर अपने आप खींचने लगी। चीखने की कोशिश की, पर आवाज गले में ही फंस गई। तभी अलमारी का दरवाजा अपने आप खुला और अंदर से एक डायरी बाहर गिरी। अचानक कमरे की लाइट जलने बुझने लगी। आईने पर भाप जमने लगी और उस पर उंगलियों से लिखा जाने लगा। मैंने हिम्मत जुटाकर वो डायरी उठाई। वो किसी निशा नाम की लद्दकी की थी। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, मैनेजर ने मुझे इस कमरे में बंद कर दिया है। वो मुझे मारना चाहता है। अगर कोई ये पढ़े तो मेरी लाश छत के पंखे के ऊपर बने उस छोटे से स्टोर रूम में है। सन्नाटा और फिर तेज डरावनी आवाज। तभी मुझे छत से टपकने का एहसास हुआ। एक गरम गाढ़ा लाल कतरा मेरे माथे पर गिरा। मैंने ऊपर देखा। ऊपर पंखे के पास जो लकड़ी का फॉल्स सीलिंग था, वहां से खून रिस रहा था। और तभी एक गला सड़ा हाथ उस छत से नीचे लटका। वही बूढ़ा मैनेजर दरवाजे पर खड़दाधा था। उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी थी और उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान। उसने कहा, उसने भी यही गलती की थी बेटा। उसने भी वो आवाजें सुन ली थीं। मैं अपनी जान बचाकर खिद्दकी से कूदा। खुशनसीबी थी कि नीचे झाधियां थीं। मैं लंगड़ाते हुए हाईवे तक भागा और एक ट्रक वाले से मदद ली। सुबह मैं पुलिस लेकर वहां पहुंचा। पुलिस ने जब छापा मारा तो वहां सन्नाटा था। लॉज सालों से वीरान पडिड्डा था। पडिड्डोसियों ने बताया कि 10 साल पहले उस लॉज के मैनेजर ने एक लद्दकी का खून करके खुद को भी कमरा नंबर 302 में आग लगा ली थी। पुलिस को छत से एक कंकाल मिला, निशा का। मुझे लगा सब खत्म हो गया। मैं अपने घर वापस आ गया। लेकिन कल रात जब मैं अपने घर के बाथरूम में आईना साफ कर रहा था तो आईने पर भाप जमी थी। वहां उंगलियों से लिखा था, शुक्रिया, अब मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर आ गई हूं। तभी मेरे पीछे से वही सिसकने की आवाज आई और मेरे कमरे की घद्दी दोता तरह पर रुक गई। क्या आप जानते हैं आपके कमरे में इस वक्त क्या समय हो रहा है? एक बार अपनी घद्दी जरूर देख लीजिए, कहीं वो रुक तो नहीं गई। अक्सर हम जिसे इत्तेफाक समझते हैं वो असल में किस्मत का बिछाया हुआ जाल होता है। मेरा नाम आर्यन है। मैं एक आर्किटेक्ट हूं। पिछले साल मुझे पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से शहर में एक पुराने बंगले के रिनोवेशन का काम मिला। शहर छोटा था और रात बहुत हो चुकी थी। बारिश इतनी तेज थी कि रास्ते दिखाई नहीं दे रहे थे। तभी मेरी गाड़ी का इंजन गर्म होकर बंद हो गया। घने जंगलों के बीच फंसा मैं मदद की तलाश में पैदल ही निकल पडीढा। दूर एक धुंधली सी लाइट दिखी। द हेवन लॉज, 3 मंजिला पुरानी इमारत जिस पर काली काई जमी थी। लोहे का गेट खोलते ही एक अजीब सी ठंडक ने मेरा स्वागत किया। रिसेप्शन पर एक बूढ़ा आदमी जिसकी खाल लटक रही थी, एक पुरानी लालटेन जलाकर कुछ लिख रहा था। उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं और भारी आवाज में कहा, यहां सिर्फ एक ही कमरा खाली है, 302, तीसरी मंजिल के आखिर में। ऊपर जाओ तो पीछे मुड़कर मत देखना। उसकी आवाज में एक अजीब सी चेतावनी थी जिसे मैंने नजरअंदाज कर दिया। जैसे जैसे मैं ऊपर जा रहा था, सीढ़ियां मेरे बोझ से ऐसे चरमरा रही थीं जैसे कोई दर्द से कराह रहा हो। तीसरी मंजिल पर पहुंचते ही एक ठंडी हवा का झोंका मेरे चेहरे से टकराया। गलियारे की लाइटें जल बुझ रही थीं। मैंने 302 का भारी लकड़ी का दरवाजा खोला। कमरे के अंदर SDDHAN और गुलाब के इत्र की मिलीजुली गंध थी। मैंने अपना बैग रखा
और फ्रेश होने के लिए आईने के सामने गया। आईना पुराना था, धुंधला पडीडीदा हुआ। मैंने चेहरा धोया और जैसे ही सिर ऊपर उठाया, मुझे आईने में अपने कंधे के पीछे एक सफेद साया दिखा। मैं तेजी से पलटा। वहां कोई नहीं था, सिर्फ मेरी परछाई दीवार पर नाच रही थी। रात के 2:09 बजे अचानक कमरे का तापमान गिर गया। मुझे अपनी रजाई के ऊपर किसी के चलने का एहसास हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई छोटा बच्चा रजाई पर रेंग रहा है। मैंने लाइट जलाई। बेड पर कोई नहीं था, लेकिन मेरी रजाई पर गीले पंजों के निशान बने हुए थे। वो निशान बेड से शुरू होकर अलमारी की तरफ जा रहे थे। जब मैंने अलमारी खोली तो वो खाली थी, सिवाय एक पुरानी टूटी हुई चूल्ही के, जो फर्श पर पड़ी टेढ़ी थी। अगले दिन मैंने शहर जाने की कोशिश की, पर पता चला कि लैंडस्लाइड की वजह से रास्ता बंद है। मुझे एक और रात उसी नर्क में गुजारनी थी। शाम को मैं नीचे रिसेप्शन पर गया। वहां वो बूढ़ा आदमी नहीं था, बल्कि एक जवान लद्दधका था जो डरा सहमा लग रहा था। मैंने उससे पूछा, क्या इस होटल में कुछ अजीब है? उसने इधर उधर देखा और फुसफुसाते हुए कहा, साहब, रात को जो भी सुनाई दे उस पर यकीन मत करना। और सबसे जरूरी बात, अगर कमरा नंबर 302 में आपको कोई लड़की दिखे जो अपनी पीठ दिखाकर खाडिदहा ही हो, तो उसका चेहरा देखने की कोशिश मत करना। रात को जब मैं सोया तो मुझे सपने में एक शादी का जोधा दिखी जो खून से लथपथ था। मेरी आंख खुली तो कमरे के कोने में वही लद्द की खद्दा ही थी। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। वो दीवार को अपने नाखूनों से खुरच रही थी। चर्र 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 का वो शोर मेरे कानों को फादह रहा था। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, कौन हो तुम? वो रुकी। सन्नाटा छा गया। वो धीरे धीरे मुद्दने लगी। जैसे ही उसका आधा चेहरा दिखा, कमरे का बल्ब जोर के धमाके के साथ फूट गया। अंधेरे में मुझे सिर्फ उसकी सफेद आंखें चमकती हुई दिखीं। अब डर मेरी नसों में दौड़ रहा था। तीसरी रात मैंने भागने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा खोलना चाहा, वो बाहर से लॉक था। मैं फंस चुका था। अचानक कमरे के बीचों बीच रखा मेज अपने आप हिलने लगा। दीवार पर लगी गद्दी अद्दी की सुइयां पागलों की तरह पीछे की तरफ घूमने लगीं और दो सतह पर आकर रुक गईं। पूरे कमरे में रोने की आवाजें गूंजने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे दीवारों के अंदर सैकड़ों लोग दफन हैं और वो बाहर निकलना चाहते हैं। फर्श से काला पानी रिसने लगा। तभी बेड के नीचे से एक हाथ निकला और उसने मेरा पैर पकड़ लिया। वो हाथ बर्फीला ठंडा था। मैंने टॉर्च जलाई तो देखा, फर्श पर कोई लद्दधकी नहीं, बल्कि एक मांस का लोथड्डा रेंग रहा था। उसका चेहरा आधा जला हुआ था। उसने अपना मुंह खोला और मेरी आवाज में चिल्लाई, बचाओ मुझे, वो आ रहा है। तभी गलियारे में भारी जूतों की आवाज सुनाई दी। कोई कुल्हादी जमीन पर घसीटते हुए आ रहा था। खिच खिच खिच। वो वही बूढ़ा मैनेजर था। उसकी आंखें अब पूरी तरह काली हो चुकी थीं। मैनेजर ने दरवाजा तोड़ दिया। उसके पीछे कई साए खड़े थे। उसने बताया कि 20 साल पहले उसने अपनी ही बेटी निशा को इस कमरे में जिंदा दीवार में चुनवा दिया था, क्योंकि वो किसी और से प्यार करती थी। और तब से इस लॉज में जो भी रुकता है, निशा उसकी रूह को खींच लेती है ताकि वो अकेला महसूस न करे। उसने मुझ पर कुल्हादी से वार किया, लेकिन मैं खिद्दकी की तरफ भागा। मैंने देखा कि कमरे की दीवारों से खून नहीं, बल्कि यादें निकल रही थीं। मुझे वो जगह दिखाई दी जहां निशा को दफनाया गया था।
ठीक उस आईने के पीछे वाली दीवार में। मैंने अपनी पूरी ताकत से आईने पर हमला किया। आईना टूटा और उसके पीछे से एक कंकाल बाहर गिरा, जिसने अभी भी वही टूटी हुई चूड़ी पहनी थी। जैसे ही कंकाल जमीन पर गिरा, पूरे लॉज में एक भयानक चीख गूंजी और अचानक आग लग गई। मैं तीसरी मंजिल से नीचे कूद गया। मैं बच गया। पुलिस को वहां कुछ नहीं मिला, न होटल, न मैनेजर, न कंकाल। वहां सिर्फ एक पुराना खंडहर था जो दशकों पहले जल चुका था। डॉक्टरों ने कहा कि ये मेरा मतिभ्रम था। मैं अपने शहर वापस आ गया और इस घटना को भूलने की कोशिश करने लगा। आज इस बात को 1 साल हो गया है। मैं अपनी कार चला रहा था। अचानक बारिश होने लगी। मैंने वाइपर ऑन न किया। तभी मेरी नजर पीछे वाली सीट पर पीडीडी ढे रियर व्यू मिरर पर गई। पीछे की सीट पर वही लद्दधकी बैठी थी। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। उसने धीरे से अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा। उसके हाथ में वही टूटी हुई चूड़ी थी। उसने मेरे कान में कहा, मैंने कहा था ना, मुझे अकेलापन अच्छा नहीं लगता। मैंने तेजी से ब्रेक मारे और पीछे देखा। पीछे कोई नहीं था, लेकिन मेरी कार के डैशबोर्ड पर लगी गद्दी अब 2 तरह पर रुक चुकी है और अब मुझे अपने घर के हर कोने से दीवार खुरचने की आवाज आती है। क्या आपके घर की गद्दी ठीक चल रही है? एक बार चेक कर लीजिए, कहीं वो 217 तो नहीं बजा रही। रिकॉर्ड्स। हवा में मौत की खुशबू थी। 14 अक्टूबर की सुबह हाईवे पुलिस को एक युवक आर्यन बदहवास हालत में सड़क पर भागता हुआ मिला। उसके कपड़े फटे थे, शरीर पर नाखूनों के निशान थे और वह बार बार एक ही शब्द चिल्ला रहा था, कमरा नंबर 302, वो मुझे मार देगी। शहर के सख्त मिजाज इंस्पेक्टर अभिमन्यु सिंह को इस केस की जिम्मेदारी दी गई। अभिमन्यु भूतों पर यकीन नहीं करते थे। उनके लिए हर राज के पीछे एक अपराधी होता था। उन्होंने अपनी टीम के साथ उस हेवन लॉज पर धावा बोला जिसका जिक्र आर्यन ने किया था। लेकिन जब पुलिस वहां पहुंची तो सब हैरान रह गए। वहां कोई चालू होटल नहीं, बल्कि एक खंडहर था जो झाड़ियों से ढका हुआ था। फिर भी आर्यन के शरीर के जख्म ताजा थे। इंस्पेक्टर ने आदेश दिया, इस खंडहर के चप्पे पप्पे की तलाशी लो। मुझे पता लगाना है कि उस रात वहां क्या हुआ था। कमरे की तलाशी और पहला सुराग, पुलिस के जूतों की गूंज, टॉर्च की रोशनी का। इंस्पेक्टर अभिमन्यु अपनी टीम के साथ तीसरी मंजिल पर पहुंचे। धूल और जालों के बीच कमरा नंबर 302 का दरवाजा आज भी आधा खुला था। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, पूरी टीम को एक अजीब सी घुटन महसूस हुई। दीवार पर लगी घड़ी, जो सालों से बंद होनी चाहिए थी, अचानक 2 तरह पर टिक टिक करने लगी। फॉरेंसिक टीम को फर्श पर आर्यन के खून के निशान नहीं, बल्कि ताजा गुलाब की पंखुड़ियां और एक पुराना तांबे का लॉकेट मिला। इंस्पेक्टर ने जब दीवार पर हाथ रखा तो उन्हें महसूस हुआ कि दीवार का एक हिस्सा बाकी हिस्सों से अलग है। उन्होंने हथौड़े से दीवार तोड़ने का हुक्म दिया। दीवार के पीछे से एक इंसानी कंकाल नहीं, बल्कि एक काली डायरी और एक पुरानी टेप रिकॉर्डर की कैसेट मिली। इंस्पेक्टर ने जब उसे प्ले किया तो उसमें से एक लड़की के चीखने की आवाज आई, वो मुझे दीवार में चुन रहे हैं, वो सब देख रहे हैं, वो 302 के आईने में रहते हैं। पुलिस स्टेशन में जांच तेज हो गई। इंस्पेक्टर अभिमन्यु ने 30 साल पुरानी गायब फाइलों को निकलवाया। पता चला कि 1990 में वहां एक मशहूर बिजनेसमैन की बेटी निशा गायब हुई थी। उस वक्त का मैनेजर दीनदयाल मुख्य आरोपी था, लेकिन सबूतों के अभाव में केस बंद हो गया। जांच के दौरान एक सिपाही ने बताया कि उस लॉज के आसपास रहने वाले लोग रात को वहां जाने से कतराते हैं, क्योंकि वहां शैतान की पूजा
होने की खबरें थीं। दीनदयाल सिर्फ एक मैनेजर नहीं था, वो एक तांत्रिक था जो इंसानी रूहों को कैद करके अपनी उम्र बढ़ाना चाहता था। अभिमन्यु को एक पुरानी तस्वीर मिली जिसमें दीनदयाल के साथ वो बूढ़ा रिसेप्शनिस्ट खड़ा था जिसे आर्यन ने देखा था। चौंकाने वाली बात यह थी कि वो तस्वीर 1908 की थी और उसमें भी वो आदमी उतना ही बूढ़ा दिख रहा था जितना आज। इंस्पेक्टर को लगा कि शायद कोई अपराधी वहां छुप कर रह रहा है। वो आधी रात को अकेले उस लॉज में वापस गए। जैसे ही वो 302 नंबर कमरे में पहुंचे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। टॉर्च की लाइट फीकी पेड़ी आए गई। सामने लगे उस पुराने आदमकद आईने में अभिमन्यु को अपना चेहरा नहीं बल्कि निशा का सड़ा हुआ चेहरा दिखाई दिया। निशा ने आईने के अंदर से हाथ निकाला और इंस्पेक्टर की वर्दी पकड़ डीच ली। कमरे की दीवारों से आवाजें आने लगीं। साहब, यहां कानून नहीं, सजा चलती है। अभिमन्यु ने अपनी रिवॉल्वर निकाली, लेकिन गोलियां आईने के पार निकल गईं, जैसे वहां कुछ हो ही ना। तभी उन्हें फर्श के नीचे एक गुप्त रास्ता दिखा। वो रास्ता सीधे तहखाने में जाता था। वहां जो उन्होंने देखा उससे एक पुलिस ऑफिसर की भी रूह कांप गई। वहां दर्जनों लोगों की लाशें नमक के बोरों में रखी थीं, जिन्हें सालों से संरक्षित किया गया था। तहखाने में दीनदयाल मैनेजर बैठा था, जो अब एक जिंदा लाश जैसा लग रहा था। उसने बताया कि निशा की रूह इस कमरे की रक्षक बन चुकी है और वो हर उस इंसान को मार देती है जो इस राज के करीब आता है। इंस्पेक्टर ने पेट्रोल छिड़क कर उस शैतानी जगह को आग लगा दी। अगले दिन अखबार में खबर आई, पुराना लॉज जलकर राख, पुलिस को मिले कई नरकंकाल। इंस्पेक्टर अभिमन्यु ने केस क्लोज कर दिया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। एक हफ्ते बाद इंस्पेक्टर अपने घर में शेविंग कर रहे थे। उन्होंने आईने पर जमी भाप को साफ किया। आईने में उनके पीछे निशा खड़ी थी और उसके साथ वो बूढ़ा मैनेजर भी था। इंस्पेक्टर की नजर अपनी कलाई घड़ी पर गई। समय 2:17 पर रुक गया था। उनके मोबाइल पर एक मैसेज आया जो आर्यन के नंबर से था, लेकिन आर्यन तो कल ही सदमे से मर चुका था। मैसेज में लिखा था, साहब, जांच अभी पूरी नहीं हुई है, हम आपके पीछे ही हैं। पुलिस ने फाइल तो बंद कर दी, लेकिन क्या निशा ने अपना शिकार ढूंढना बंद किया? अगर कभी आपको किसी पुराने लॉज में कमरा नंबर 302 मिले तो चाबी लेने से पहले एक बार अपनी घड़ी देख लेना। क्या पता आपकी जिंदगी का भी दूसरा होने वाला हो। यहां पुलिस की तहकीकात, वैज्ञानिक तर्क और इंसान की हिम्मत सब हार जाते हैं। इंसान को लगता है कि आग हर चीज को पवित्र कर देती है, हर पाप को जलाकर राख कर देती है। इंस्पेक्टर अभिमन्यु ने भी यही सोचा था। लॉज जल चुका था, केस की फाइलें बंद अलमारी में दफन हो चुकी थीं, लेकिन कुछ चीजें जलती नहीं, वो बस अपना ठिकाना बदल लेती हैं। इंस्पेक्टर अभिमन्यु अपने बेडरूम में गहरी नींद में थे। अचानक उन्हें महसूस हुआ कि कमरे की हवा भारी हो गई है। सन्नाटा इतना गहरा था कि उन्हें अपनी ही धड़कन सुनाई दे रही थी। तभी उनके कानों के पास एक ठंडी बर्फीली फुसफुसाहट गूंजी। साहब, क्या आग से रूहें जलती हैं? अभिमन्यु की आंखें झटके से खुलीं। उन्होंने लाइट जलाने के लिए स्विच दबाया, लेकिन बल्ब फ्यूज हो गया। पूरे घर की बिजली जा चुकी थी। उन्होंने तकिए के नीचे से अपनी टॉर्च निकाली और उसकी रोशनी सीधे सामने वाले आईने पर डाली। जो उन्होंने देखा उसने उनके पैरों तले से जमीन खिसका दी। आईने के अंदर उनका अपना घर नहीं दिख रहा था, बल्कि वही कमरा नंबर 302 दिख रहा था, जलता हुआ, काला पिडीडीढ़ा हुआ 302। और उस आईने के अंदर से निशा का जला हुआ हाथ बाहर निकल रहा था।
उसके नाखूनों से काला खून फर्श पर टपक रहा था। अभिमन्यु पीछे हटे, लेकिन पीछे दीवार नहीं थी। वो दीवार जो ईंटों की बनी थी, अब अचानक मांस की तरह कोमल और ठंडी महसूस हो रही थी। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। दीवार के अंदर से दर्जनों चेहरे बाहर झांक रहे थे। वो उन लोगों के चेहरे थे जो उस लॉज में गायब हुए थे। उनकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ खाली अंधेरे गड्ढे थे, और उनके मुंह खुले थे जैसे वे बिना आवाज के चिल्ला रहे हों। तभी कमरे के कोने में वही बूढ़ा मैनेजर प्रकट हुआ। उसकी लाश अध जली थी। उसकी एक आंख बाहर लटकी हुई थी। उसने अपनी कुल्हाड़ी जमीन पर पटकी और एक डरावनी हंसी के साथ बोला, इंसाफ करोगे साहब? मौत का इंसाफ सिर्फ मौत से होता है। निशा की रूह अब आईने से पूरी तरह बाहर आ चुकी थी। वह हवा में तैरती हुई अभिमन्यु की तरफ बढ़ी। उसके लंबे काले बाल फर्श पर सांपों की तरह रेंग रहे थे। उसने अभिमन्यु का गला पकड़ लिया। उसकी पकड़ लोहे जैसी मजबूत और बर्फ जैसी ठंडी थी। अभिमन्यु ने अपनी रिवॉल्वर निकाली और एक के बाद एक 6 गोलियां निशा के सीने में उतार दीं। लेकिन गोलियां उसके शरीर के पार जाकर पीछे की दीवार में धंस गईं। निशा ने अपना मुंह खोला। उसका जबड़ा अमानवीय तरीके से फैल गया और उसके अंदर से हजारों मक्खियां निकलकर अभिमन्यु के चेहरे पर बैठने लगीं। उसकी आखिरी चीख निकलने ही वाली थी कि तभी 2:17 बजा। घड़ी का अलार्म चीख उठा। अगली सुबह जब पुलिस टीम इंस्पेक्टर के घर पहुंची तो वहां सन्नाटा था। घर का दरवाजा अंदर से बंद था। जब दरवाजा तोड़ा गया तो इंस्पेक्टर अभिमन्यु बेडरूम के फर्श पर मरे हुए पाए गए। उनके चेहरे पर ऐसा खौफ था जो लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। फोरेंसिक रिपोर्ट में मौत का कारण दम घुटना बताया गया, लेकिन अजीब बात यह थी कि उनके गले पर उंगलियों के जो निशान थे वे किसी पुरुष के नहीं बल्कि एक छोटी लड़की के हाथ के थे। और सबसे डरावनी चीज, उनके बेडरूम के उस बड़े आईने पर खून से एक संदेश लिखा था, जांच अभी जारी है। अगला कमरा आपका है आज भी। अगर आप रात के 2:17 बजे किसी पुराने आईने के सामने खड़े हों तो गौर से देखिएगा। क्या आपको अपना ही अक्स दिख रहा है या आपके पीछे कोई और खड़ा है जो आपके मुड़ने का इंतजार कर रहा है? अपने पीछे मत देखिएगा, वो वहीं है। शुभ रात्रि। अगर आप जिंदा रहे तो कल फिर मिलेंगे।